बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक्त के फिरौनों का एक और बड़ा मंसूबा नाकाम हो गया है और इसका आज उन्होंने बाकायदा तहरीरी तौर पे एतराफ़ कर लिया है। ये इमरान खान की बहुत बड़ी जीत है। नाज़रीन, इस साल के शुरू में बंद कमरों में एक मीटिंग हुई थी और उसमें ये मामला तय किए गए थे कि अगर अक्टूबर तक इमरान खान का इंतज़ाम कर लिया गया, अगर उसकी मकबूलियत ख़त्म कर ली गई, अगर उसकी सारी पार्टी तोड़ ली गई, तो 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। सिकंदर सुल्तान राजा ने भी अदालत में यही कहा था कि 8 अक्टूबर को इलेक्शन करवाएंगे और उसने जो खुद से डेट दे दी थी वो भी आपके इल्म में है। ये अलग बात है कि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन अपनी मर्जी से तारीख नहीं दे सकता, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने अक्टूबर की तारीख दे दी थी। ये तारीख इस सोच के तहत दी गई थी कि इमरान खान अक्टूबर तक खत्म हो जाएगा, उसकी पार्टी खत्म हो जाएगी, उसकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी। हमारा वन साइडेड प्रोपेगेंडा इसकी मकबूलियत के लिए ज़हर कातिल साबित होगा। लेकिन इमरान खान और अवाम खास तौर पे जंग का पहला हिस्सा जीत गए हैं। अक्टूबर में इलेक्शन ना होना बल्कि अब अगले साल तक इलेक्शन को लेके जाना, यह जाहिर करता है कि इमरान खान का इनके पास कोई इंतजाम नहीं है। अब दूसरा प्लान है, जिसमें दो प्लान आपको बता देता हूं जो बंद कमरों में तय हुए हैं। नंबर एक, जिसका इजहार राजा रियाज के जरिए भी करवाया गया है, कि इमरान खान जेल में होंगे और तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान ले लिया जाएगा। अब ये लादा बात है कि तहरीक इंसाफ ने अगर कोई प्लानिंग बनाई हुई है कि हम कोई नई सियासी जमात रजिस्टर करेंगे और वो तशहीर की जाएगी सोशल मीडिया पे कि अब हमारा निशान ये है, और तहरीक इंसाफ अगर पीटीआई नाम नहीं होता तो आईपीटी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये प्लानिंग तो बज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने की हुई है, लेकिन इससे बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि जो इंतखाबी निशान होता है लोगों के दिमाग में वही होता है वोट डालते हुए, और हर बंदे के जहन में वोट डालते हुए ये नहीं होता कि अब इंतखाबी निशान क्या हो गया है किसी का। तो एक तो ये गेम है कि तहरीक इंसाफ पे बतौर जमात इलेक्शन कमीशन के जरिए कोई कार्रवाई डाल के, जिसमें आपको पता है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन को लेके भी नोटिस हुआ है, तहरीक इंसाफ की जो फंडिंग है जब्त करने के हवाले से वो भी नोटिस हुआ है, और इस तरह की बहुत सारी कहानियां डाली जा रही हैं। क्योंकि अगर किसी जमात पे आपने वैसे पाबंदी लगानी है तो उसका यह तरीकाकार है कि वफाकी काबीना जो होती है वो रेफरेंस भेजती है सुप्रीम कोर्ट में, और फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना होता है। अब वफाकी काबीना तो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तश्कील देता है। अभी तो कोई इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर नहीं है, तो वो तरीका तो मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है कानूनी तौर पे कि किया जा सकता है। लेकिन एक ही ऑप्शन है जो मैंने आपके सामने रख दिया है। एक दूसरा ऑप्शन ये है कि तहरीक इंसाफ के जितने ज्यादा बंदे तोड़े जा सकते हैं तोड़ लिए जाएं, जिसकी मैं आपको भी ताज़ा भी मिसालें देता हूं, और इमरान खान को बदस्तूर जेल में रखा जाए, नवाज शरीफ पाकिस्तान आए, पूरी कैंपेन चलाए 5-6 महीने, और उसके बाद इलेक्शन करवाए जाएं। तो फिर ये समझते हैं लोग इतना बड़ा वो कोई लीडर है कि इतना क्लाउट है उसका कि वो इमरान खान को काउंटर कर सकेगा, और इस तरह हम नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिला के और छोटी जमातों को मिला के कोई तादी हुकूमत बना लेंगे अगर ये इलेक्शन अगले साल अप्रैल तक हो जाते हैं। ये मैं आपको इन दो सिनारियोज की बात बता रहा हूं, और इस सिलसिले में जो काम है वो मैं आपके सामने रखता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले उमर अयूब खान ने, जो सेक्रेटरी जनरल है तहरीक इंसाफ के, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि सेनेटर मोहसिन लगारी साहब के 28 साला बेटे को पुलिस उठा के ले गई, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई, उस पर तशद्दुद किया गया, और तशद्दुद के दौरान उसको मजबूर किया गया कि अपने वालिद को वो इसी तकलीफ और दर्द की हालत में फ़ोन करें और कहे कि सेनेटर मोहसिन लगारी तहरीक इंसाफ को छोड़ रहे हैं। वहीं पे तहरीक इंसाफ के लिया से एमएनए नियाज जखड़, उनको भी अचानक पुलिस उठा के ले गई, कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुई, और आज अचानक वो बरामद हुए हैं और उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर दिया है। इतलात ये हैं कि उनकी भी घर की औरतों तक को धमकियां दी गई। जब औरतों की इज्जत पे बात आती है तो कोई भी शरीफ इंसान पीछे हट जाता है, तो उन्होंने भी इस दबाव में आके फैसला किया है कि वो तहरीक इंसाफ छोड़ते हैं, और ये मुसलसल चलेगा। मैंने आपको कुछ दिन पहले एक तहरीर भी पढ़ने का कहा था, जो मैंने लिंक भी दिया था, कि तहरीक इंसाफ का टिकट जो भी लेगा ना, उसका घर महफूज नहीं होगा, कारोबार महफूज नहीं होगा। मैं भी देख रहा था कि शिफा यूसुफजई ने एक ट्वीट किया हुआ था कि जब इमरान खान की गिरफ्तारी हुई तो इस्लामाबाद के किसी बड़े रेस्टोरेंट के ओनर ने ट्वीट किया या सोशल मीडिया पे पोस्ट किया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उनको किसी गुमनाम नंबर से फोन आ गया कि कारोबार बंद करवाना है तुमने, तो आगे से उन्होंने जवाब दिया हाँ कर दो बंद, और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कह के फोन उन्होंने ठग से बंद कर दिया।
تو اس طرح کی صورتحال ہے کہ اس ٹائم تحریک انصاف کے لیے آپ ہلکی سی ہمدردی بھی دکھائیں گے، نرم گوشہ بھی تو آپ کا کاروبار تباہ کر دیا جائے گا سب کچھ، کیونکہ عمران خان اگر باقی رہتا ہے سیاست میں تو پھر یہ چور ڈاکو اور غدار یہ ختم ہو جائیں گے، اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اس لیے میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ ابھی ہے اگست، 4 مہینے یہ کر لیں اور 4 مہینے اپریل کے کر لیں، 8 اور 9واں مہینہ کہیں اپریل مئی میں الیکشن کا ان کا پلان ہے، اگر ہے تو، نہیں تو پھر ان کا 2025 میں الیکشن کا پلان ہے۔ یہ 2 پلان سامنے ہیں۔ اگر تو اس سال الیکشن ہونے ہیں تو عمران خان نے 8 سے 9 ماہ سروائیو کر لیا، نمبر 1 اللہ ان کو زندگی دے، ان کی جان بچ گئی، اور نمبر 2 عمران خان کسی بڑے کیس میں، یعنی یہ جو ابھی جس کیس میں سزا ہوئی ہے یہ معمولی کیس ہے، اس میں عمران خان آج نہیں تو کل باہر آ ہی جائیں گے، لیکن کسی بڑے کیس میں کوئی بڑی 7 سال یا 10 سال کی سزا نہ دے دی تو عمران خان کو روکنا ناممکن ہے۔ وہ نائل بھی ہوں گے نا اگر، تو پھر بھی ان کو روکنا ناممکن ہے۔ پھر بھی جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے وہی جیتے گا، جس پر وہ ہاتھ رکھیں گے وہی وزیر اعظم بنے گا۔ اور امید اس لیے پیدا ہوتی ہے، اب ذرا سنتے جائیں، کہ جب انہوں نے پچھلے سال 17 جولائی کو پنجاب کے الیکشن کروائے تو ان کا یہ خیال تھا کہ تحریک انصاف کو ہم شکست دیں گے، پنجاب میں نون لیگ کی حکومت ہوگی اور اس کے بعد تحریک انصاف کو ہم توڑ لیں گے۔ اس کے مخالف ہوا، تحریک انصاف جیت گئی اور 6 ماہ تک تحریک انصاف کو توڑنے کا معاملہ ٹل گیا، ورنہ یہ توڑنا چھوڑنا پچھلے سال شروع ہو جاتا۔ پھر جب عمران خان نے اسمبلی توڑی تو اس کے بعد یہ پلان تھا کہ تحریک انصاف کو مار مار کے ڈرا ڈرا کے توڑ لیں گے، نہیں ہوا۔ پھر 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن کرنا پڑا، اس کے بعد ایک بیانیہ بن گیا، تو پھر لوگوں کو مار دھاڑ کر کے اور میڈیا پہ ون سائیڈڈ پروپیگنڈا چلا کے اور یہ ماحول بنا دیا گیا ہے۔ لیکن اب سے پہلے تک ان کے سارے منصوبے ناکام ہوئے ہیں، ورنہ یہ اکتوبر میں الیکشن کروا کے اپنی کٹپتلی حکومت لے ہیں، انہیں کیا مسئلہ ہے، کٹپتلی لے کے آنی ہے نا، لیکن نہیں لا سک رہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کے اب تک کے تمام منصوبے ناکام ہوئے ہیں۔ اب بھی یہ ہوپ اگینسٹ ہوپ ہے کہ ہم عمران خان کا انتظام کر لیں گے، عوام ڈر جائے گی، خاموش ہو جائے گی۔ ان کی ناکامی ہے آپ کا بولنا، اور کچھ نہیں کر سکتے تو بولتے رہیے، احتیاط کر کے سوشل میڈیا پہ اپنے نام سے اکاؤنٹ نہ بنائیں، وی پی این کا استعمال کریں ہمیشہ، اور اپنا اظہار رائے کا جو حق ہے اس کو استعمال کریں۔ کسی کو گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، کسی ادارے کے خلاف بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اپنا حق مانگنا آپ کا حق ہے کہ ہمیں الیکشن چاہیے شفاف، اور تحریک انصاف پہ جو پابندیاں ہیں یہ ختم کی جائیں، جو جلسے جلوسوں پہ پابندی لگی ہوئی ہے وہ ختم کی جائے۔ یہ جمہوریت کا ایک حسن ہے کہ جلسے ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے لوگوں کو مارنا دھاڑنا ختم کیا جائے، لوگوں کو جو غائب کیا جاتا ہے، ان کی ماں بہنوں کو تکلیف دی جاتی ہے، یہ ختم کیا جائے۔ یہ ڈیمانڈ آپ کا حق ہے، اس طرح آپ کریں گے تو آپ اس فسطائیت میں محفوظ بھی رہیں گے اور اپنا حق بھی مانگتے رہیں گے، اور کوئی بہانہ بھی نہیں ہوگا آپ کے خلاف کارروائی کرنے کا۔ تو اس کو سمجھ لیں۔ اب یہ بات بہت وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ جو آئی ایم ایف سے 9 ماہ کا پیکج ملا یہ ایک لاٹری تھی، پاکستان نے کوئی آئی ایم ایف کی شرائط پوری نہیں کی تھی، نہ کسی قسم کے ریفارمز کیے تھے اسحاق ڈار نے یا شہباز شریف نے۔ پاکستان کا قرضہ جو عمران خان نے 44 مہینے حکومت کی تو 18,000 ارب پاکستان کے قرضے میں اضافہ ہوا۔ شہباز شریف کی حکومت نے 15 ماہ میں 18,500 ارب قرضہ لیا ہے۔ ایک طرف 44 ماہ کا قرضہ ہے، ایک طرف 15 مہینے کا قرضہ ہے۔ انہوں نے 1/3 وقت میں اس سے زیادہ قرضہ لے لیا ہے۔ اگر آپ عمران خان کے قرضہ لینے کی ایوریج نکالیں تو تقریباً آپ کو ملے گی 400-450 ارب روپیہ ماہانہ۔ اگر آپ شہباز شریف کے قرضہ لینے کی ایوریج نکالیں، اگر آپ شہباز شریف کے قرضہ لینے کی ایوریج یا رن ریٹ معلوم کریں تو وہ ہوگا 1000 سے 1500 ارب کے درمیان ماہانہ۔ یعنی ماہانہ یہ آپ کو 1000-1500 ارب کا قرضہ لے کے دیتے رہے ہیں، اور آپ ان سے پوچھیں گے کارکردگی کیا ہے تو 0۔ یہ ہے جی ڈالر کا ریٹ، آج 304 روپے 15 پیسے میں بک رہا ہے۔ یہ ہے مہنگائی جو شہباز شریف نے کی، اور اس میں آپ نیچے 2 لائنیں دیکھیں، بلو اور ریڈ، یہ 2 لائنیں ہیں بنگلہ دیش کی ریڈ ہیں، انڈیا کی بلو ہیں۔ ان کی مہنگائی دیکھیں اور پاکستان کی مہنگائی دیکھیں کدھر جا رہی ہے۔ ان تمام ممالک سے 3-4 گنا زیادہ مہنگائی پاکستان میں ہوئی ہے۔ قرض بھی سب سے زیادہ بڑھائے، مہنگائی بھی سب سے زیادہ کی۔ آج ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، لارج سکیل مینوفیکچرنگ مائنس میں بھیج دی، ہماری گروتھ 6% سے کم کر کے مائنس کر دی۔ تو پھر یہ کیوں آئے تھے؟ یہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے لائے گئے تھے۔ تو انہوں نے جب یہ سب کچھ خراب کیا تو آئی ایم ایف نے آپ کو کیسے قرضہ دے دیا، آپ مجھے بتائیں۔ تو اب یہ بات وثوق سے کہی جا سکتی ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ قرضہ امریکہ کے دباؤ پہ دیا ہے،
और प्लान ये है कि इन 9 माह के अंदर अंदर, जो मैंने लिखा भी है अपने थंबनेल पे, इमरान खान का परमानेंट इंतजाम करना है। जान लेने की कोशिश, एक और स्लो पॉइजनिंग, कोई भी तरीका हो सकता है। मेंटली डिसेबल करने की कोशिश हो सकती है, ऐसे टॉक्सिन्स हैं। या इमरान खान को किसी ऐसे केस में 7 से 10 साल की सजा सुनाना जिसमें इमरान खान का बाहर निकलना मुमकिन ना रहे। इसके लिए ये 9 माह अमेरिका ने दिए हैं इस रजीम को। और एक और चीज आपको बता दूं कि अगर IMF का ये लॉटरी वाला पैकेज ना मिलता, इस बुरी कारकर्दगी के बावजूद याद रखें ये पैकेज मिला है, अगर ये ना मिलता तो किसी सूरत इलेक्शन लेट नहीं हो सकते थे। क्यों? कि रियासत के पास मनूवर करने के लिए और आइन तोड़ने के लिए गुंजाइश ही नहीं थी। गुंजाइश चाहिए होती है ना, कहीं पैसा होगा, डॉलर आ रहे होंगे तो आप मुल्क चला सकते हैं, वरना इलेक्शन मजबूरी बन जाती। और तहरीक इंसाफ को तोड़ने का काम मुकम्मल नहीं हुआ अभी। तहरीक इंसाफ के 100 नहीं तो 200 लोग तोड़ लिए होंगे, लेकिन तहरीक इंसाफ के हर हल्के में 5-5, 10-10 उम्मीदवार हैं और तगड़े उम्मीदवार हैं जिनको टिकट नहीं मिलता, और वो कई बार आजाद लड़के जीत जाते हैं। ऐसे ऐसे लोगों को टिकट नहीं मिलता। अभी आपने लोकल बॉडीज के इलेक्शन देखे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में पिशावर से तहरीक इंसाफ जीती है और दूसरी तरफ से एक आजाद उम्मीदवार जीता है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ का टिकट मांग रहा था और उसने यही कहा था ये सीट मैं साबित करूंगा कि मैं जीतूंगा और मैं तहरीक इंसाफ को दूंगा। तो तहरीक इंसाफ के तो हर हल्के में तगड़े उम्मीदवार मौजूद हैं। और अब तो तहरीक इंसाफ की हालत है कि खंबा भी हुआ ना तो किसी ने कहा ना इस बंदे को इमरान खान ने कहा वोट दो, लोगों ने आंखें बंद करके वोट दे देना है। तो सूरत हाल क्योंकि ऐसी है, इसलिए 9 माह दिए गए हैं कि तहरीक इंसाफ को एनाहिलेट करना है। उसके लिए हर किस्म की इखलाकी गिरावट तक ये लोग जाएंगे। इसलिए सदर मुमलिकत का किरदार यहाँ पे इंतहाई अहम है। मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि सदर मुमलिकत आइन की शिक 48/5 के तहत इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने के पाबंद हैं। ये आइन कहता है कि अगर असेंबली सदर मुमलिकत ने डिसॉल्व की है, जो कि इस केस में की है, वक्त से पहले डिसॉल्व हुई है और सदर ने दस्तखत किए हैं असेंबली की डिसोल्यूशन पे, तो अब सदर मुमलिकत ने तारीख देनी है और वो तारीख 90 दिन के अंदर अंदर की तारीख होगी, उसके बाहर की नहीं हो सकती। सदर मुमलिकत अगर ये तारीख देते हैं तो तहरीक इंसाफ को तोड़ना मुमकिन नहीं होगा। और इस दौरान इमरान खान का बाहर आना ना आना एक बराबर है। वो तोड़ने के लिए जितनी जल्दी टाइम चाहिए, उनके लोग छुपे हुए हैं, इस छुपे हुए अंदाज में तहरीक इंसाफ को तोड़ना और फिर आनन फानन जब लोग बाहर निकलेंगे, अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने होंगे, सारा कुछ, तब बहुत मुश्किल हो जाएगा। वक्त बहुत थोड़ा रह जाएगा, दुनिया की नजरें होंगी बहुत, अभी वक्त है जो करना है इन्होंने। और इनको 9 माह चाहिए कि जब इलेक्शन का अनाउंसमेंट हो जाएगी, तारीखें, कागजात जमा हो जाएंगे, तब तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत मुश्किल हो जाता है कि एक बंदा कागजात जमा कराने के बाद कैसे वीडियो बना के कहेगा कि मैं 9 मई की मजम्मत करता हूं, मैं इमरान खान के साथ नहीं हूं। भाई पहले तुमने कागजात क्यों जमा करवाए थे? ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आरिफ अलवी साहब तारीख दे दें और दूसरी तरफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस दायर कर दी गई हैं, अगले 2 से 3 हफ्तों में उनका फैसला आ जाए, तो ये इतने तगड़े मामलात हो जाएंगे कि दुनिया के लिए सपोर्ट करना इस रजीम को बड़ा मुश्किल हो जाएगा और अमेरिका के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी, क्योंकि बाइडेन पहले ही दबाव में है। जब से साइफर लीक हुआ है, बाइडेन दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं है। इसीलिए पहली बार एंथनी ब्लिंकन ने जो ट्वीट किया था, उसमें लिखा था कि हम उम्मीद करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन और शख्सी आज़ादियां और सब कुछ, और हमारा शेयर जो इकोनॉमिक है वो हम करेंगे मदद एक दूसरे की। पहली बार उसने जिक्र किया था फ्री एंड फेयर इलेक्शन का, तो दबाव तो उनके ऊपर है। और रिपब्लिकन में अभी ट्रंप अगर ज़ेरे अताब है एस्टेब्लिशमेंट के, तो कोई और भी नुमाइंदा हो सकता है रिपब्लिकन का। बाइडेन इस टाइम गैर मकबूल है। वो मजीद कितना सपोर्ट करेगा ऐसी रजीम को जो इस कदर एंटी डेमोक्रेसी है, जो बिल्कुल मार्शल लॉ की तरह है। तो इसलिए हालात बदल सकते हैं अगर सदर मुमलिकत भी स्टैंड लें और सुप्रीम कोर्ट से कोई एक अच्छा फैसला आ जाए, जो पिछले 15-16 माह में एक भी अच्छा फैसला नहीं आया। इसलिए सदर मुमलिकत साहब आप जाग जाएं और इलेक्शन की तारीख दे दें। मेरे ख्याल में नवंबर की 8 तारीख हो सकती है, 7-8 आप तारीख दे दें और इसमें इलेक्शन फिर नहीं होते तो इनको आइन तोड़ना पड़ेगा। और जितनी बार ये आइन तोड़ेंगे, इनकी सपोर्ट आलमी सतह पे कम होती जाएगी। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।